तो बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। 2025 के विधानसभा चुनावों ने राज्य की सियासत में एक नया चैप्टर ही लिख दिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं नतीजों के पीछे की कहानी क्या है और इसके बाद जो सियासी भूचाल आया है उसका मतलब क्या है। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। एक नंबर जो अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है 10। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोचकर देखिए, 10वीं बार। भारतीय राजनीति में यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसके आसपास पहुंचना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल उठता है कि ये जीत आखिर कितनी बड़ी थी, मतलब इसका स्केल क्या था। क्योंकि इस चुनाव में एनडीए को जो मैंडेट मिला है ना, वो जबरदस्त है। ऐसा जनादेश जो आने वाले कई सालों तक बिहार की पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाला है। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता देंगे। कुल सीटें हैं 243 और इनमें से एनडीए के खाते में आई 202 सीटें। वही जो विपक्षी महागठबंधन है वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल सुनामी है, एक तरफा मुकाबला। और इस जीत की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने इस मैंडेट को लोकतंत्र की जीत कहा है। तो जाहिर है दिल्ली की नज़रों में भी बिहार का ये फैसला बहुत मायने रखता है। अच्छा, इतनी बड़ी जीत तो मिल गई, पर अब सवाल ये है कि सरकार बनेगी कैसे, मतलब आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब देखते हैं कि सत्ता का ट्रांसफर कैसे होगा और कैबिनेट बनाने का फॉर्मूला क्या तय हुआ है। और सब कुछ एकदम बिजली की रफ्तार से हो रहा है। देखिए, 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा भंग होगी, सीएम इस्तीफा देंगे और ठीक उसके अगले ही दिन मतलब 20 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़े समारोह में नई सरकार शपथ भी ले लेगी। सब कुछ एकदम तय है, पूरी तरह से एक प्लान के मुताबिक। अब देखिए, किसी भी कोएलिशन गवर्नमेंट में मतलब गठबंधन सरकार में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पावर शेयरिंग कैसे होगी, है ना। तो यहां एक बड़ा दिलचस्प फॉर्मूला सामने आया है। फॉर्मूला है हर 6 एमएलएज पर करीब करीब एक मंत्री पद। ये एक तरह का मैथमेटिकल बैलेंस है जो ये पक्का करेगा कि बीजेपी हो, जेडीयू हो या दूसरे छोटे सहयोगी दल, सबको कैबिनेट में अपनी सीटों के हिसाब से जगह मिले। इससे होता क्या है, गठबंधन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये तो हुई कहानी का एक पहलू। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए जीत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में हार के बाद मायूसी है और बिखराव भी साफ नजर आ रहा है। हार के बाद जो सबसे पहला और सबसे बड़ा विवाद छिड़ा वो था ईवीएम को लेकर। आरजेडी ने वोट चोरी का एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका दावा था कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही लोड किए गए थे। लेकिन इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये टेक्निकली मतलब तकनीकी तौर पर इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ईवीएम को किसी भी बाहरी डिवाइस से जोड़ा ही नहीं जा सकता। अच्छा, इन चुनावों में एक और बड़ा नाम था जिस पर सबकी नजरें थीं। वो थे जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर और उनकी नई नई पार्टी जन सुराज। ये पहली बार था जब उनकी पार्टी सीधे चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन हुआ क्या, ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। पार्टी एक भी सिंगल सीट नहीं जीत पाई और प्रशांत किशोर ने हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। उन्होंने कहा, हमने एक ईमानदार कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से असफल रही, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, विपक्ष की मुश्किलें सिर्फ चुनावी हार पर ही खत्म नहीं हुई। नतीजों के फौरन बाद बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक यादव परिवार के अंदर ही एक भूचाल आ गया और इस संकट की आग में घी डाला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक चौंकाने वाले बयान ने। उन्होंने सीधे सीधे अपने भाई तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, ये जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्होंने ही मुझे परिवार से बाहर निकाला है। बस इस एक बयान ने परिवार के अंदर की जो दरारें थीं वो सबके सामने ला दी। इस बयान के बाद तो जैसे घटनाओं की एक लाइन ही लग गई। सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य ने बुरे बर्ताव का आरोप लगाया और राजनीति ही छोड़ दी। फिर उनके भाई तेज प्रताप यादव उनके बचाव में आए और उन्होंने पार्टी के अंदर के जयचंदों मतलब गद्दारों को चेतावनी दे डाली। और इसके बाद खबर ये भी आई कि 4 और बहनें चुपचाप परिवार का घर छोड़कर चली गईं। अब जब परिवार का ये झगड़ा सबके सामने आ गया तो इसे संभालने के लिए पार्टी चीफ लालू प्रसाद यादव खुद सामने आए।
उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, इसे आंतरिक पारिवारिक मामला बताया और भरोसा दिलाया कि इससे परिवार के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा। तो इन सारी घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखें, एक तरफा जीत, बिखरता हुआ विपक्ष और परिवार का झगड़ा, तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक चुनाव का बिहार के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। तो इस पूरी कहानी से जो बड़ी तस्वीर निकलकर आती है वो बिल्कुल साफ है। पहला, एनडीए को विकास के एजेंडे पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त मैंडेट मिला है। दूसरा, विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, बिखर गया है, और जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है वो अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रही है। और इन सबके बीच नीतीश कुमार वो अपने ऐतिहासिक 10वें कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पॉलिटिकल कैपिटल के साथ। और ये सारी बातें हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इतना बड़ा जनादेश हाथ में और इतना बिखरा हुआ विपक्ष सामने, ऐसे में नीतीश कुमार के इस ऐतिहासिक 10वें कार्यकाल की पहचान आखिर क्या बनेगी?